हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के केमिस्ट्री के सेट फर्स्ट के बारे में। इस क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, यानी अलग अलग क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है वो क्या है, 1 मार्क्स का है। इसके अंदर 1 से लेकर 6 तक के जो भी क्वेश्चन है वो कितने नंबर के हैं, 1 नंबर के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है वो 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 है वो 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 9 है वो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 10 है वो क्या है, इसके अंदर 5 मार्क्स का है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कौन सी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो इसमें मोलेलिटी है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा मोलेलिटी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें ये कहेंगे मोलेलिटी इज द मोल ऑफ सोल्यूट। मोलेलिटी का क्या मीनिंग होता है, मोल ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलेलिटी का मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। यानी किसके ऊपर बेस है, ये मास के ऊपर बेस है। सो इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, इसी कारण ये टेम्परेचर के कारण चेंज नहीं होती। बाकी जो 3 प्रॉपर्टी हैं वो वॉल्यूम बेस है। कौन कौन सी, वॉल्यूम है, उसके बाद डेंसिटी है और मोलैरिटी है। ये क्या है, वॉल्यूम बेस है, इसलिए ये क्या है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एज 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, यानी 20 ग्राम कैल्शियम के अंदर जितने एटम्स होते हैं उतने एटम ये जो 4 पॉइंट दिए हैं उनमें से एक पॉइंट के अंदर होंगे, ये बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन सही आंसर आएगा, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। 20 ग्राम है, 20 ग्राम क्या है, इसके अंदर मास ऑफ सोल्यूट्स हैं, तो इसके मोल निकालेंगे तो क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बटा में मोलर मास होता है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 20 ग्राम तो क्या इसका मास इन ग्राम है, और ये क्या इसके अंदर मोलर मास है। तो कितने मोल आ जाएंगे, 0.5 मोल एटम्स आ जाएंगे। और 8 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर निकालेंगे हम। 8 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर क्या आएंगे, ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के एटम का मास 16 होता है, तो 2 है। O2 गैस है तो इसका मीनिंग O2 की फॉर्म में है, तो इसमें 2 एटम है, तो 2 एटम का मास कितना होता है, 32 होता है। और 8 ग्राम प्रेजेंट है, तो 8 डिवाइड बाई 32 कितना मोल आ जाएगा, 0.25 मोल मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। और एक में एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 मोल आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या आएंगे, 0.5 मोल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसमें कैल्शियम में प्रेजेंट होते हैं 20 ग्राम, और 0.5 मोल किस में प्रेजेंट होते हैं, 8 ग्राम O2 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी एटम की संख्या क्या होगी, इनमें सेम होगी दोनों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दी है असर्शन की, फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट, उसके बाद एक स्टेटमेंट दी है किसकी, रीजन की स्टेटमेंट दी है। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है इसके अंदर से। असर्शन क्या है इसके अंदर, अक्रॉस ए पीरियड, यानी पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट चलते हैं। एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, जनरली डिक्रीज होता है जब लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे हम, रीजन में कहेंगे एज द इलेक्ट्रॉन आर एडिड, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं टू ऑर्बिटल्स इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि पीरियड के अंदर जो शेल है वो सेम रहेगी, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा उसके अंदर। तो एक ही शेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते चले जाते हैं। द इफेक्टिव, उसके कारण क्या होता है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन है, बाहर की साइड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जिसके कारण क्या है, न्यूक्लियर चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, पुलिंग द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू न्यूक्लियस, और जिसके कारण क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बाहर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन है अंदर की साइड अट्रैक्ट किए जाएंगे वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका ए ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा बोथ, if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। करेक्ट ऑप्शन बता दिया, इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐड टू द सेम प्रिंसिपल सेल, सेम प्रिंसिपल सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, वाइल द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होगा, पुलिंग देम क्लोजर, जिसके कारण क्या आ जाएंगे, वो पास आ जाएंगे, इसी कारण एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक एक नंबर के क्वेश्चन है। पहले फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। एट एसटीपी, एसटीपी का मीनिंग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, 1 मोल ऑफ ए गैस इन ग्राम, 1 मोल गैस है ग्राम के अंदर, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, ग्राम मोलिकुलर मास कहेंगे उसको हम। 1 मोल गैस है तो उसको क्या कहेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास कहेंगे, मोलर मास कह सकते हैं उसको। तो आंसर क्या आएगा इसका, एट एसटीपी, एसटीपी के ऊपर 1 मोल गैस इन ग्राम को क्या कहेंगे, इट्स ग्राम मोलिकुलर मास या मोलर मास उसको हम कहेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1 मोल इन ग्राम, 1 मोल है ग्राम के अंदर किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर होता है एट एसटीपी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। द एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 13 to 18, कोई भी एलिमेंट है वो 13 to 18 ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो उसमें क्या आते हैं कि पी ब्लॉक के अंदर 13 नंबर से 18 नंबर तक के ग्रुप आते हैं, तो इसलिए इसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। आंसर देख लेते हैं इसका, आंसर क्या आएगा, द एलिमेंट बिलोंगिंग टू 13 to 18 आर कोलेक्टिवली नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट, उनको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। डिफाइन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, किसको डिफाइन करना है, ऑर्बिट को और ऑर्बिटल को डिफाइन करना है। ऑर्बिट तो हमने बोर मॉडल के अंदर पढ़ा था, ऑर्बिट बोर ने बताया था ये। इन द बोर मॉडल, बोर मॉडल के अंदर क्या होता है ऑर्बिट, ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों साइड फिक्स सर्कुलर पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों साइड विद डेफिनेट एनर्जी, और उन ऑर्बिट की क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, डेफिनेट होती है, उनके इलेक्ट्रॉन अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनकी एनर्जी भी डेफिनेट होती है। ऑर्बिटल की बात करेंगे। ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों साइड 3D स्पेस होता है, 3D रीजन ऑफ स्पेस विद हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियस के चारों साइड वो स्पेस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उसको हम कहते हैं। डिस्क्राइब बाय वेव फंक्शन के द्वारा डिस्क्राइब करते हैं, क्वांटम नंबर्स जैसे शेप्स एस पी डी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या बोला गया है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आपने डिफाइन करना, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। वाई, और क्या बोला गया इसके साथ, वाई इज इट सिग्निफाई ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, इसका सिग्निफिकेंस किसके लिए होता है, केवल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, इनके लिए सिग्निफिकेंस होता है। एंड नेग्लिजिबल फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, परंतु मैक्रोस्कोपिक बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये नेग्लिजिबल सिग्निफिकेंस होता है इसका। आंसर देख लेते हैं इसका। स्टेटमेंट क्या है इसकी, इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली डिटरमाइन, इसमें ये कहा गया कि इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, टू साइमल्टेनियसली यानी एक साथ डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है उसका एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी, डेल्टा एक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा पी मोमेंटम को, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, ये वैल्यू दी गई है। अब दूसरा पार्ट है इसके अंदर कि सिग्निफिकेंस वाला, वो पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, किसके लिए सिग्निफाई होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफाई होता है। लाइक किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे हैव वेरी स्मॉल मास, इलेक्ट्रॉन जैसे जिनका मास क्या होता है, स्मॉल होता है। सो इवन ए टेनी चेंज इन मोमेंटम, उनके जो मोमेंटम है उनके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा चेंज आ जाए उसके कारण क्या आता है, लार्ज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में क्या आता है, बहुत ज्यादा चेंज आएगा स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। परंतु मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनका मास क्या होता है, लार्ज होता है, उनका मास लार्ज होता है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, स्मॉल होती है, उनकी ऑलमोस्ट क्या होती है, जीरो, इसलिए उसके ऊपर जो इफेक्ट होता है चेंज इन पोजीशन और मोमेंटम उसके लिए क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कंपाउंड, एक न्यूमेरिकल है, एक कंपाउंड इज फाउंड कंटेन 6 ग्राम कार्बन है और 8 ग्राम क्या है इसके अंदर ऑक्सीजन है। और क्या पूछा गया इसके अंदर से, इसमें यह पूछा गया है डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या डिटरमाइन करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड डिटरमाइन करना है हमें पहले। और दूसरे पार्ट में क्या कहा गया इसके अंदर कि मोलर मास है कंपाउंड का वो दिया गया है 28 ग्राम पर मोल, और इसका क्या निकालना है हमें, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों कैलकुलेट करने हैं। आंसर देखेंगे इसका, गिवन क्या है हमें 6 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है। अब टेबल बना लेंगे, एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, सिंबल क्या है इसके, कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है। मास इन ग्राम क्या दिया गया है 6 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। मोल बनाएंगे इनके, मोल क्या होता है मास इन ग्राम बटा में मोलर मास होता है, मास इन ग्राम कितना है 6 है, मोलर मास कितना है 12 है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.5। और ऑक्सीजन के मोल कितने आएंगे 8 डिवाइड बाय 16 कितने आ जाएंगे 0.5 मोल। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा इसका, सिंपलेस्ट रेशियो में क्या आएगा, इनमें से जो कम वैल्यू होती है वो लेते हैं, परंतु यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या बराबर है, तो हमने क्या ले ली, एक वैल्यू उठा ली, उसमें से लिख लिया हमें 0.5, ऊपर ये वैल्यू रखेंगे जो है, तो कितनी वैल्यू आती है 1 आती है। ऐसे इसमें वैल्यू क्या आती है इसकी 1 आती है, यानी एक कार्बन है और एक क्या है ऑक्सीजन, तो इसका रेशियो क्या आएगा, रेशियो दिया गया इसमें कितना आएगा 1:1 आएगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, और एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना है कि 12 कार्बन का मास होता है और 16 का मास किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, कितना 28 ग्राम मोल इनवर्स इसका मास आ जाएगा। उसके बाद क्या है, मोलर मास कितना दिया गया हमें 28 ग्राम मोल इनवर्स दिया गया है। एन की वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर मास बटा में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मोलिकुलर मास कितना है 28, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है 28 ग्राम पर मोल है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 1 वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी। अब मोलिकुलर फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है एन गुणा में एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, एन की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला भी एम्पिरिकल फॉर्मूला के सेम रहेगा, क्या आएगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी का क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बोला गया, पहले ये पैराग्राफ है ये पढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या कहते हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इज ए फंडामेंटल पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ये क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टी है कोई भी एलिमेंट की। इट इज डिफाइंड एज, किस चीज को डिफाइन करता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कम से कम मात्रा की एनर्जी रिक्वायर होती है टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम से क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं, उसके लिए जो कम से कम मात्रा की एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं इन इट्स ग्राउंड स्टेट। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, यानी पहला इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट से निकालेंगे तो उसके लिए कौन सी एनर्जी चाहिए हमें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। उसके बाद द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। किससे निकालेंगे, फ्रॉम मोनोवैलेंट कैटायन, जिसके ऊपर जिस एलिमेंट पे एक पॉजिटिव चार्ज है उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कौन सी एनर्जी चाहिए हमें, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिएगी। पैरे के अंदर ये बताया गया था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं इस पैराग्राफ के बेस के ऊपर, तो इसके अंदर क्या है, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट हैपन टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज एटॉमिक साइज इंक्रीज। अब इसमें कहा गया कि जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आंसर क्या है इसका कि जैसे ही एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है डिक्रीज होती है, क्योंकि जो सबसे बाहर वाली शेल यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो ल्यूजली बाउंड होते हैं साइज बढ़ने के कारण, उसके कारण कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आउटर इलेक्ट्रॉन फार्दर, आउटर इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे न्यूक्लियस से, अट्रैक्शन कम होगा जिसके कारण आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम,
विच फैक्टर लीड टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोन्यूक्लियस अट्रैक्शन। कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, स्ट्रोंगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन होता है, वो फैक्टर कौन से हैं वो बताने हमें। आंसर देखेंगे इसका, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो उसके कारण रेडियस क्या होगा, स्मॉल होगा, और रेडियस स्मॉल होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसके कारण आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये इसमें बताया गया। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू नोबल गैस हैज वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नोबल गैस की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हाई क्यों होती है, ये पूछा गया इसके अंदर से। आंसर देखेंगे, नोबल गैस हैज वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्यों, क्योंकि उनकी बाहरी शेल पूरी भरी होती है, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है नोबल गैस के अंदर NH2NP6। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, हाउ डज शिल्डिंग इफेक्ट इन्फ्लुएंस द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। शिल्डिंग इफेक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो शिल्डिंग इफेक्ट के कारण एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिसके कारण आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आंसर देख लेते हैं इसका, ग्रेटर शिल्डिंग यानी मोर इनर इलेक्ट्रॉन रिड्यूस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बाहरी शेल पे कम लगेगा। फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कम चार्ज को फील करेंगे, जिसके कारण एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें कहेंगे एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताना है। लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन बतानी है फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल वेव थ्योरी। दो ऑब्जर्वेशन बतानी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो क्लासिकल वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं की थी, ये बोला गया है। आंसर देखते हैं इसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या, वो फिनोमिना है इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड इजेक्ट होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, मेटल की सरफेस से, व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब मेटल की सरफेस पे क्या करते हैं, लाइट डालते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसमें यह कहा गया कि कोई भी मेटल की सरफेस के ऊपर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम डालेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, और उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम कहते हैं। इसकी दो ऑब्जर्वेशन है जो एक्सप्लेन नहीं की थी क्लासिकल वेव थ्योरी ने। पहले क्या है, इंस्टेनियस इमिशन। पहली है इंस्टेनियस इमिशन, इसका मीनिंग क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड इमीडिएटली एज लाइट स्ट्राइक। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या इमीडिएटली निकलते हैं बाहर की साइड, जैसे ही उस पर लाइट जाके टकराती है मेटल की सरफेस पे, विदाउट एनी टाइम लैग, बिना कोई टाइम डिस्टर्ब किए। उसके बाद सेकंड क्या है इसके अंदर, डिपेंडेंस ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, न कि इंटेंसिटी पे मेनली। तो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की किस पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है इंसिडेंट लाइट की, किस पे डिपेंड नहीं करती, नॉट ऑन इट्स इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, द वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर ए सर्टेन मेटल के लिए कितना है, वर्क फंक्शन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके बाद इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, उस पर क्या करते हैं, लाइट डालते हैं, वेवलेंथ कितनी है 400 नैनोमीटर, इंसिडेंट ऑन द मेटल की सरफेस के ऊपर। कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर हमें, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमें। काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन जूल में कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी किसकी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो मेटल की सरफेस पे लाइट डालने के कारण इजेक्ट हुआ है उसकी। गिवन क्या है हमें इसके अंदर, आंसर देखेंगे इसमें गिवन क्या है, हमें वर्क फंक्शन दिया है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्डा दिया है इसके अंदर 400 नैनोमीटर, दो वैल्यू दी गई है। अलग अलग स्टेप में इसको सोल्व करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, फोटोन एनर्जी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू hc अपॉन में लैम्डा। h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट है, c क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ है।
इन सब की वैल्यू पुट करेंगे हम, ये एच की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें सी की और लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है। तो वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1.986 मल्टीप्लाई 10⁻⁻25 जूल मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड किससे है, 400 नैनोमीटर से। उसके बाद हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, हमें इसको कन्वर्ट करना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे हम इसको। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, चेंज करेंगे इसके यूनिट को। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। और 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻9 नैनोमीटर। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे और इसके यूनिट है वो चेंज करेंगे हम। तो 1.986 मल्टीप्लाई 10⁻⁻25 जूल मीटर को डिवाइड करेंगे हम 400 मल्टीप्लाई, ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की वैल्यू है, कितनी ली थी हमने, 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद 1 नैनोमीटर किसके बराबर था, 10⁻⁻9 मीटर के। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू आ जाएगी, यानी टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास इसके अंदर। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम टोटल एनर्जी में से क्या करेंगे, वर्क फंक्शन के माइनस कर देंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। और हमें वैल्यू किस में निकालनी है, जूल के अंदर निकालनी है। तो स्टेप 3 क्या आएगा, कन्वर्ट टू जूल। जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कि इसकी जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके बराबर था, 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल के बराबर था, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसके अथवा का क्वेश्चन है 5 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसका ए पार्ट है, इसमें क्या कहेंगे, फॉर ए गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया है आपको, एन क्वांटम नंबर कोई दिया गया है, तो उसमें क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल, क्या क्या बताना हमें, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल से रिप्रेजेंट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और क्या बताना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बताने हैं। हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल फॉर ए गिवन एन वैल्यू, और एन वैल्यू के लिए ऑर्बिटल कितने पॉसिबल होंगे, ये बताना है इसके अंदर। तो आंसर है इसका, क्वांटम नंबर क्या है, फॉर ए गिवन एन वैल्यू, एन वैल्यू के लिए हमें ये क्वांटम नंबर बताने हैं। एजीमुथल कितना आएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2 एंड n-1 तक की वैल्यू होगी इसकी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर l के लिए वैल्यू क्या होगी कि -l से लेके, m की वैल्यू क्या होगी, -l से लेके +l के बीच की जितनी वैल्यू होती है वो क्या होती है, m की वैल्यू होती है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो वो क्या होंगे, n² फॉर्मूला होता है टोटल नंबर की ऑर्बिटल निकालने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें बी पार्ट इसका, एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर, अंडरगो ए ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन करता है फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n5, यानी कहाँ पे है वो इलेक्ट्रॉन, n5 के अंदर है, और कहाँ पे आता है वो, n1 के अंदर आता है, n5 से n1 के अंदर आएगा, यानी n जो 5 है वो इनिशियल होगा और n1 होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा। कैलकुलेट क्या करना है हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, इमिटेड रेडिएशन इन नैनोमीटर, नैनोमीटर में कैलकुलेट हमें करनी है। दूसरा क्या करना है, टू विच सीरीज डज दिस ट्रांजिशन बिलोंग, कौन सी सीरीज से ये ट्रांजिशन बिलोंग करते हैं ये हमें बताना है। तो आंसर देखेंगे इसका, हाइड्रोजन एटम के लिए ट्रांजिशन क्या है, कहाँ से कहाँ है, n5 से n1 के अंदर ट्रांजिशन हुई है, तो इसके अंदर क्या आएंगे हम, निकालेंगे 1/λ किसके बराबर होता है, r, ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो फाइनल वाली आएगी, यहाँ पे इनिशियल वाली, फाइनल वाला क्या है यहाँ पे 1 है और इनिशियल वाला क्या है 5 है, 5 से 1 के अंदर आएगा। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, राइट्सबर्ग फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, 1/λ, r की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, ये कह सकते हैं। तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू सोल्व करेंगे क्या आएगा, 1/1 या कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
और 1/5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 24/25 आर आ जाएगा। और आर की वैल्यू कितनी होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर इनवर्स इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 1/λ इसके बराबर होगा, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने। तो आर की वैल्यू पुट करने के बाद 1/λ की वैल्यू कितनी आई है, 1.053 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर इनवर्स वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 9.49 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 मीटर आ जाएगी। और अगर हम इसको मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 94.9 नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बी पार्ट का हमने पहला पार्ट डिस्कस कर लिया। दूसरा क्या है कि कौन सी सीरीज से बिलोंग करते हैं, तो फाइनल कहाँ आता है, इलेक्ट्रॉन N1 के अंदर आता है, और N1 कौन सी सीरीज में आता है, लाइमन सीरीज के अंदर आता है। थैंक यू।